नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, वैसे आज तो सबसे जरूरी मुद्दा ये था कि अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी कुछ लाज, इज्जत, अस्तित्व बचा कर रखे, तो वो एक सबसे पहला काम करे कि अपने नेताओं के बोलने पर प्रतिबंध लगा दे। माना उन्हें साफ और स्पष्ट तौर पर यह आदेश कर दे कि आपको मुंह फाड़ के बोलने की आवश्यकता नहीं है। कृपया आप पार्टी पर एहसान करें और पार्टी का कोई गुणगान ना करें, क्योंकि जब भी भारत के राजनीति में अगर कोई बड़ा भूचाल आता है तो वो देखा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोई वरिष्ठ नेता कुछ ना कुछ बोला है, और वो हमेशा बोलते अपने हिसाब से ठीक ही बोलते होंगे, क्योंकि मैं नहीं मानता कि वो लोग देशद्रोही हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन उनकी बातें अपोजिशन, विशेषकर से भारतीय जनता पार्टी, भारत विरोधी घोषित कर दे। उनका लगता भी है कि वो भारत विरोधी बोल रहे हैं। अब तक तो केजरीवाल अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करवाए थे अपना सिंगापुर वायरस बोल करके। अब कमलनाथ जी सबसे वरिष्ठतम आदमी है, सोनिया जी बड़े खास हैं, कल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मनमोहन सिंह के सरकार में कैबिनेट में मंत्री थे। मतलब उनके, मेरी तो जितनी आयु है उस उतना के करीब करीब 10-20 साल ही कम वो उनका संसदीय जीवन है। तो मैं उनको कुछ कहूँ ऐसी मेरी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी बोली अनकंफर्टेबल कर देती है। और उन्होंने मोदी को लपेटने के चक्कर में भारत के वर्तमान सरकार, मतलब वो विपक्ष में है तो उनका फर्ज भी है प्रश्न उठाना, लेकिन वो प्रश्न उठाने में भारतीय वेरिएंट बोल गए, मतलब कोरोना को भारतीय संस्करण बोल गए, जिसमें अपने ही देश का अपमान हुआ, देश का बदनामी हुआ। जबकि WHO ने कहा है कि ये किसी देश का वेरिएंट करना इसको ठीक नहीं है, ये एक वायरस है और किसी देश का वायरस नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लोग ये बात अगर समझ जाते तो कांग्रेस 415 से 15 पर नहीं आती। एनीवे, मुद्दा आज ये नहीं था। आज मुद्दा बड़ा गंभीर था। मुझे याद है कि 89-90 में जब रामायण चालू हुआ था, तब से दुनिया टीवी देखना चालू कर दी। हर आदमी के घर में टीवी आ गया। महाभारत चला तो लोगों ने रंगीन टीवी ले ली, जो गरीब आदमी भी थे वो कर्जा लेके भी लिए, लेकिन टीवी ले लिए। हम जैसे कुछ लोग जिन्हें इसके पहले से ही टीवी का शौक था, वो टीवी लिए या टीवी देखना चालू किए क्रिकेट के वजह से। हम विश्व कप के उस मैच को देखना और क्रिकेट के खुमार में हमने टीवी देखना चालू किया। उसके बाद बुधवार शुक्रवार को चितहार ने हमको प्रभावित किया। ये देखते ही रहते थे। तब तक हमारे पूर्वांचल के शेर SP सिंह जी, जिन्हें सुरेंद्र प्रताप सिंह जी कहा जाता है, वो DD मेट्रो एक आई थी, सिनेमा उनमें बड़ा दिखाती थी, गाना उना उस पर बहुत चलता था, तो युवाओं में बड़ा मशहूर था। तब हम लोग युवा ही थे, तो उस वक्त DD मेट्रो युवाओं का पसंदीदा चैनल होता था, DD नेशनल और DD मेट्रो। तो DD मेट्रो पर एक 8 बजे के करीब बुलेटिन आने लगा कि मुस्कुराता हुआ, दाढ़ी के बीच से मुस्कुराता चेहरा करता था कि ये थी कभी आज तक, इंतजार कीजिए कल तक। यह उनका टैगलाइन था और हम सब उसके दीवाने हो गए। उसके बाद बोलती समाचार आई, क्योंकि पहले समाचार जो सुनाते थे वो लोग, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, वो सब के सब बड़े बूढ़े लोग थे, मैं उनके विषय में कुछ कहूँ ये ठीक नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसे लगता था जैसे रोबोट बोल रहा है। आज भारत के प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गए, आज भारत के प्रधानमंत्री का देहांत हो गया, आज भारत के प्रधानमंत्री ने परमाणु बम फोड़ा, आज भारत ने विश्व कप जीता, आज भारत हॉकी का स्वर्ण पदक जीता, मिल्खा सिंह ने स्वर्ण पदक पर अपना विजय प्राप्त किया।
मतलब उनके चेहरे पर किसी तरह का एक्सप्रेशन नहीं होता था, जैसे वो कोई रोबोट बोल रहा है। खुशी का समाचार हो या गम का समाचार हो, सबकी प्रस्तुति एक ही तरह से होती थी। मतलब वो समाचार टोटल बोरियत होता था। लेकिन हाँ, इतना ही आसान था कि 15 मिनट का अंग्रेजी में और 15 मिनट का हिंदी में ही समाचार आता था। आदमी आधा घंटा बर्दाश्त कर लेता था। खैर, खबरें बदली, 24 घंटे का चैनल हुआ, बोलती समाचार, दिखती समाचार आई, तस्वीरों के साथ खबरें आने लगा। मतलब प्रधानमंत्री विदेश गए, वो साथ में कैमरा जा रहा है, वहाँ क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो देखने को मिला। इसी बहाने हम लोगों को देश दुनिया का सैर करने को मिला, अपने अपने घरों में बैठ करके। समाचार चैनलों ने भारत के मन मस्तिष्क पर अपना प्रभाव जमाया, और अब ऐसा कोई आदमी नहीं है जो समाचार चैनल के बगैर हो, जो समाचार बिना देखे रह रहा हो। अब आपके पास टीवी में समाचार नहीं है तो कम से कम अब आपके मोबाइल में है। मतलब समाचार से आप मुक्त नहीं हैं। अब बहुत कम ऐसी हाथ है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, और अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो फ्री का डाटा है और आप उसमें समाचार देख ही लेंगे। समाचार अगर नहीं देखना चाहते हैं तो अब समाचार की कतरने वीडियो के रूप में, छोटी छोटी 2-2, 3-3 मिनट की वीडियो के रूप में आपके उस पर आ जाती हैं। हाँ मनीष नमस्कार, और मिश्रा जी को भी नमस्कार। अब आप समाचार के बगैर अपने आप को नहीं रख सकते। समाचार वालों ने इस चीज को समझा कि अब मेरी पैठ लोगों के मन मस्तिष्क पर बैठ गया है, अब मैं जो चाहूंगा वो परसूंगा और वो देखेंगे, उनके पास मजबूरी है। तब से समाचार वालों ने आपके दिमाग के साथ खेलना चालू कर दिया। साबुन तेल बेचने से लेकर के दारू सिगरेट तक अपना बेचना चालू किया। वो एक अलग मैटर है, उसमें कोई जरूरत नहीं है। हाँ मिश्रा जी नमस्कार। अब क्या हो रहा है कि अब आप एक चीज देख रहे होंगे, मैं बहुत दूर आपको लेके नहीं जा रहा हूं, मैं कोरोना काल में ही आ रहा हूं। कोरोना काल में आपके लिए सबसे जरूरी क्या समाचार था? कोरोना का इलाज और कोरोना का उपचार। 24 घंटे में 4 घंटा होता, लेकिन आप रात के 2 बजे टीवी खोलिए या दिन के 2 बजे खोलिए, 4 डॉक्टर सफेद कुर्ता पहन करके, सफेद वो जो पहनते हैं वो पहन करके आएंगे और बाकायदे दवा का नाम आपको बताएंगे, ये दवा लीजिए, वो दवा लीजिए, और आप दवा खा करके दवा के रिएक्शन से मर रहे हैं। उसके बाद अब कोरोना को बेचा जा रहा है। कोरोना के बाद कोरोना थका, क्योंकि भाई 1 साल से ऊपर से हम बेच रहे हैं, तो अब वो एक और फंगल के विषय में आने लगा। आप सब लोग उम्रदराज लोग हैं, होशियार लोग हैं। बरसात के मौसम में आंख आना, आई फ्लू, मेरे ख्याल से हमें बचपन से याद है कि आंख में कीचड़ जम जाती थी। सवेरे आदमी उठ करके गर्म पानी से धोता था आंख को, उसके बाद कीचड़ खुलता था। कितने लोगों को तो कीचड़ दिन में भी लटका रहता था। हम लोग गांव में लोगों को देखते थे, हालांकि हमारे माता पिता तो बढ़िया से आंख को धो देते थे, लेकिन कई लोगों को तो कीचड़ ऊपर तक लटका रहता था। 10-11 बजे तक अपना काम कर रहे हैं, कीचड़ लगा हुआ है। हमने अपने गाँव में देखा है। ये बरसात के मौसम में हमारे यहाँ आंख आ जाना बोलते, जी आंख आ गई बा। अंग्रेजी में तो हम लोग बोलते नहीं थे आई फ्लू। कंजरवाइटिस एक बीमारी का नाम चला था कि कंजरवाइटिस हुए, उसमें आंखें बड़ी लाल हो जाती थी। गांव में अगर आप कोई चश्मा पहन के घूम रहे हैं तो लोग पूछते का हुआ, खाई का हो, हाँ दूरे रहिए। और वो संक्रमित बीमारी भी था। अगर आपके पास आई फ्लू हुआ है और आपका तौलिया गमछी जो आप इस्तेमाल करते हैं अगर कोई और करता है तो उसको भी हो जाता था। लेकिन उसको टीवी इतना नहीं था, इसलिए उसको महामारी का रूप घोषित नहीं किया गया। अब पिछले 4-5 दिन से टीवी में सिर्फ वो फंगल के ही विषय में बताया जा रहा है। और ध्यान रखिए क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले साजिश के तहत आपको डायबिटीज का रोगी बनाया गया। देश में अभी भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के रोगी भारत में है। ब्लड प्रेशर तो सबके पास है, क्योंकि आप समाचार पर अगर ये आधा घंटा समाचार देंगे आपका बीपी बढ़ जाएगा। तो कहा गया कि अगर आपका बीपी है, आपका शुगर है, तो आपको ज़्यादा होशियार रहना पड़ेगा और तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए। सब के सब अपने डॉक्टर ये बात अंत में, क्योंकि वो इसी बात पर आए हैं, उनको कोई पैसा तो मिला नहीं है, वही तय करके आए हैं कि भाई आपको हर बार में मुझे कहना पड़ेगा कि आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए और आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसीलिए आऊँगा। और वो सब अंत में कहते हैं कि अगर आपका 92 से नीचे ऑक्सीजन आया
तो आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि वो मालूम है कि मेदांता वाला कहेगा तो छपरा वाला आदमी कैसे आएगा। जो बलिया में बीमार पड़ा टीबी, तो बलिया, छपरा, गाजीपुर, हाजीपुर, आजमगढ़, सोनपुर, बरापुर, हर जगह चल रहा है ना। तो वो ये कहेगा कि भाई कैसे आएगा, तो वो ये बताएगा कि भाई आप अपने नज़दीकी डॉक्टर में, मुझे ना सही तुझे सही, कोई तो कमा रहा है उसमें। अब बीमारी बेचते 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 अब लोग, आदमी पजल हो गया है, आदमी एकदम दुखी हो गया है इससे कि आखिर कब तक इसको बर्दाश्त किया जाए। मीडिया बेशर्म हो गई है, वो सेल्फ रेगुलेशन करना नहीं चाहती। चौथा खंबा भारत के किसी संविधान में पता न कहाँ लिखा है, मुझे मालूम नहीं, बट चौथा खंबा कहते हुए ऐसा खंबा खड़ा किया है कि वो हिलने डुलने का नाम ही नहीं ले रहा। सेल्फ में रेगुलेशन करने के विषय में सोचता नहीं है, चाहे उसके यहाँ से अलग अलग करप्ट के लोग मिले। मीडिया पर रोज प्रसारित होगा कि भाई फलाना नेता वो घोटाला किया, फलाना अफसर वो बदमाशी किया, वो पुलिस वाले ने पीटा, लेकिन किसी मीडिया पर कहीं हमने नहीं देखा कि किसी चैनल पर एक पैनल बैठा हो कि भाई परसों तक एक आदमी लेम्ब्रेटा स्कूटर में 20 रुपया मांग करके तेल डालता था, आज उसके बाद चैनल है। इस पर ये वाला कहीं समाचार ही नहीं आया। नेताजी बेईमानी कर लिए, उन पर करप्शन का इल्जाम है, उनको भ्रष्टाचार का इल्जाम है, लेकिन मीटू वाले में कितने पत्रकार फंसे हैं इस बात पर चर्चा किसी चैनल पर नहीं होता, कहीं नहीं होता। आप अपने गिरवान में झांकते नहीं। खैर वो आपका मतलब है, कोई भी आदमी अपना कुकर्म नहीं बताना चाहता, आप क्यों बताएं, चाहे आपको, चलो कोई बात नहीं, छूट है। बट आप अपने आप को कहते हैं कि मैं जनता का प्रश्न पूछ रहा हूं, तो जनता का प्रश्न क्या है? उनको डराना, उनको बीमारी के जड़ तक जाकर पहुंचा देना। क्योंकि कोरोना में इम्यून सिस्टम के घटने और बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण है आपके अंदर डर का बैठना। अगर आपके अंदर डर बैठ जाएगा तो आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। हुआ क्या कि एक राजा ने अपने वजीर को बोला, अपने मंत्री को, किसी बात पर आई कि हमको साबित करो कि आदमी डर से मर सकता है। वो किसी बात बोले, यार सर ऐसा मत कर, मैं डर के मारे मर जाऊंगा। तो बोला कि आदमी डर से मरता कैसे है? तो बोला कि हम आपको साबित करके दिखा देंगे। बोला साबित करके दिखा दो। उन्होंने बोला कि ये बकरा है, इसको दुबला करो और हम इसको मोटा करने का प्रयास करेंगे। पूरा मवेशी के डॉक्टर को बुलाया गया और बता गया कि क्या ऐसी चीज खिलाएंगे तो बकरा तंदुरुस्त रहेगा, दुबला हो नहीं सकता। काजू, किशमिश, बादाम, घास, भूस, खली, भूसी, जो जो मवेशी के पौष्टिक का आहार होता है, राजा ने बोला राजकोष खोल दो भाई, इसको कमी नहीं होनी चाहिए। क्या होता था कि वो पूरा खिला उला करके और कह देते कब इसको आराम करना है, तो वजीर क्या करता था कि वो बकरवा कर ले जा करके शेर के पिजड़े में बांध देता था। मतलब शेर पिजड़े के अंदर होता था और पिजड़े के बाहर बकरा होता था, क्योंकि पिजड़ा होती है ना, और वहीं बांध देता था। 1 महीना जब हो गया तो राजा बोले बकरा को लेके आओ, तो बकरा से चला ही नहीं जा रहा। उन्होंने खिलाने पिलाने वाले को बोला कि इनके गर्दन काटो भाई, ये तो खिलाए ही नहीं है, तो भूखी मर रहा है। तब वो वजीर, तब वो मंत्री बोला कि नहीं सरकार, इनके खिलाने में कोई कमी नहीं रही। तो बोला इसके शरीर में लगा क्यों नहीं? बोला इसलिए नहीं लगा कि ये डर के मारे रहा, इसे याद ही नहीं रहा कि मैं बहुत पौष्टिक भोजन खाया हूं। क्योंकि जब ये खा के आराम करने जाता था तो मैं इसको शेर के पिजड़े में बांध देता था। वो दिन भर शेर को देखे रहता है, कहीं पिजड़ा खोल के शेर आ मत जाए, कहीं पिजड़ा खोल के शेर आ मत जावे, और वो मरने के कगार पर हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि आपने इसको बुला लिया, बड़ा 2-4-5 दिन में तो मर जाता। तो राजा बोले कि मैं देखना चाहता हूं कि इतनी खाने पीने के बाद क्या वो मर सकता है। यही हुआ, 3 दिन बाद सूचना मिला कि वो बकरा मर गया है। क्यों? क्योंकि वो डर के मारे मर गया। ये तो दंत कथा है, कहानी है। अमेरिका में मतलब मानसिक प्रेशर पर एक जांच हुआ। एक कैदी को मौत का सजा हुआ। जेलर ने कहा कि भाई अब की बार आपको एक नए तरह से हम मौत देंगे। कैदियों ने बोला कि हमें तो मरना ही है, अब आप नया तरीका से दो, पुराने तरीका से दो। तो बोला कि आपको सांप का विष इंजेक्ट किया जाएगा इंजेक्शन के माध्यम से, और आपको उसी इंजेक्शन से मौत हो जाएगी, क्योंकि
आमतौर पर आइडियल है फांसी के से लगा के मरना, क्योंकि गोली मारने का मतलब परमिशन नहीं है कि गोली मार के मारा जाए, फांसी पर ही लटकाया जाता है। मौत का दुनिया भर में प्रचलित तरीका यही है। हालांकि अब भी दुनिया भर के कई ह्यूमन राइट्स फांसी को रोक लगा दिए हैं कि भाई आप आजीवन कारावास कर दीजिए, हीनियस क्राइम किया है लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको मारिए मत, क्योंकि आपने जन्म नहीं दिया है तो आपको मारने का अधिकार नहीं है। वो एक अलग मुद्दा है कि वो जिसने अपराध किया है उसको अपराध करने का कहाँ से लिखा हुआ है, किस संविधान में। लेकिन चलो ये मेरा मुद्दा नहीं है, इस पर बात नहीं करते। बात मन मस्तिष्क पर पड़ने वाले असर की करते हैं, जो हमारे समाचार वाले हमारे मस्तिष्क पर डलते हैं। और ये अमेरिका के है, इस पर चैनल पर भी आया हुआ है, पत्र पत्रिकाओं में छपा है, गूगल पर भी है। तो क्या हुआ कि उन दोनों कैदियों को सिंपल पानी, डिस्टिल वाटर चढ़ाया गया। चूंकि उनको बताया गया था कि आपको विष दे करके मारा जाएगा, उनको बताया गया कि भाई इस टाइम तक। असल में वो शोध करना चाहते थे कि आदमी के मस्तिष्क पर क्या असर पड़ता है डर का। तो उन्होंने उसे पानी का इंजेक्शन दे दिया। और बड़ा आश्चर्यजनक रूप से हुआ क्या कि उन लोगों की मौत हो गई, दोनों आदमी की, दोनों कैदियों की। उसके बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ जांचने के लिए कि आखिर इनके मरने का कारण क्या, क्या वो पानी देने से हार्ट फेल हो गया या क्या हुआ। बाद में उनका जब पोस्टमार्टम हुआ तो उनके शरीर में सांप का विष पाया गया। अब बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये कैसे हो गया, किसी ने सांप का इंजेक्शन, पानी। तो फिर डॉक्टरों ने शोध किया कि असल में आदमी उसके डर से सांप के विष जैसा चीज डेवलप हुआ उसके स्वयं से, और जिसके विष से वो मरा उसके दिमाग से ये उत्पन्न हुआ, डर के मारे। आज हमारी मीडिया हमारे को इतना डरा रही है कि आपको भरोसा नहीं होगा। मैं सब्जी लेने बाहर नहीं जा रहा हूं, मैं साइकिलिंग करता था, पैदल टहलता था, मास्क लगा के भी नहीं टहल रहा हूं, क्योंकि अब बता दिया गया है कि वो फंगल जो है वो हवा में है। अच्छी बात है, प्रिकॉशन जरूरी है, समाचार अवेयरनेस के लिए ठीक है, अवेयर करें लोगों को, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन 24 घंटे एक ही चीज को बेचे, क्या ये सी बात है? आज इस पर ही बात है। मित्रों, मैं ये क्यों कहने पर मजबूर हूं, आप पहले जान लीजिए। असल में कोरोना काल चल रहा है, समाचार का फर्ज था कि कोरोना काल पर जरूरी मुद्दे पर चर्चा करता हूं। जैसे मेरे हिसाब से जरूरी मुद्दा है कि जैसे पंचायत चुनाव की घोषणा हुई, समाचार चैनलों पर पैनल बैठना चाहिए था कि डॉक्टरों का राय है कि अगर एक से ज़्यादा लोग आपस में मिलते हैं तो अगर उसमें से किसी एक को संक्रमण है तो उसे दूसरे को संक्रमण फैलने का खतरा है। और ग्राम पंचायत का चुनाव है कि आप घर में अगर मुझसे मिले और मेरे पत्नी से न मिले, मेरी पत्नी दूसरे को वोट दे देगी। क्योंकि पंचायत चुनाव में कई बार होता है कि पति पत्नी दोनों खड़े हुए हैं, कई बार होता है कि दो भाई सगे खड़े हुए हैं, कई बार एक भाभी खड़ी, एक देवर खड़ा हुआ है, कई बार होता है कि ननद और भौजाई खड़ी रहती है। हम लोग गाँव में देखे हैं, क्योंकि ग्रामीण स्तर का चुनाव तो बड़ा छोटे लेवल पर। तो आपको चुनाव में मेरे पिताजी से भी वोट मांगना है, मुझसे भी वोट मांगना है, मेरी पत्नी से भी वोट मांगना है। अगर 18 साल का ऊपर मेरा बेटा है तो उसको भी वोट मांगना है। और हो सकता है बेटा बोले कि जो फलाना वाला बाबा हमको भूटा ले आकर के दिए थे, मैं उन्हीं को वोट दूंगा। ये वाला चाचा परसों हम पान खा के घूम रहे थे तो हमारा पान खा के देकर घूम रहा है तो मैं इनको वोट नहीं दूंगा, क्योंकि वो नजदीकी है ना, देखा हुआ मामला है। एमएलए का चुनाव तो है नहीं। तो मीडिया को ये प्रसारित करना चाहिए था, चुनाव आयोग पर, न्यायालय पर, सरकार पर दबाव बनाना चाहिए था कि भाई कोरोना काल में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। कोरोना काल में सारा मीडिया कवर किया प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का रैली, कौन बनेगा मुख्यमंत्री का बंगाल से खूब गा, क्योंकि अब की बार तो बंगाले में चुनाव था, बाकी जगह तो अपने आप हो गया। समाचारों पर तो सिर्फ बंगाले था। तो कलकत्ता से लाइव कौन बनेगा मुख्यमंत्री, हावड़ा ब्रिज के पास से लाइव और फलाना ढिमाका चल रहा था। लेकिन किसी पर यह नहीं चला कि कोरोना काल की महामारी में इस तरह से वहां डॉक्टरों की राय नहीं ली गई, क्योंकि वहां पर राजनीतिकों का आया और चुनाव आयोग का आया, पुलिस अफसरों का आया कि ये मारामारी हो रही है, ये मारामारी हो रहा है। अब उस पर चर्चा नहीं है, अब वहां पर सीबीआई की रेड का चर्चा है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था कि लॉकडाउन की वजह से अब साल से ऊपर हो गए, लोगों के काम धंधा बंद हुए, कल कारखाने बंद हुए।
किसी चैनल पर ये पैनल नहीं बैठा कि भाई आप भूखे मर रहे हैं, आपके भूख की क्या स्थिति है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है। किसी समाचार को विज्ञापन के माध्यम से, समाचार के माध्यम से नहीं। आजकल नेता लोग समाचार ही जैसा विज्ञापन देने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतना किलोमीटर सड़क बनाए, केजरीवाल आके एकदम मुंह फाड़ के ही कहता है, वो तो एकदम सीधा सीधा कहता है, ऊपर लिखे होते हैं कि विज्ञापन है। तो अब वो विज्ञापन के माध्यम से कुछ समाचार आ जाए तो आ जाए कि ये हो रहा है, नहीं तो समाचार पे नहीं बताता कि कोरोना काल में गरीब मजदूरों का क्या हुआ है। मतलब आपको डर बेचा जा रहा है। अब मेरा एक आशंका है और इल्जाम भी है, हो सकता है ये सही हो क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है, हो सकता है ये कोरी बकवास हो। मैंने ये देखा है कि समाचार चैनल वाले उन्हीं बीमारियों पर चर्चा करते हैं जिसमें टीकाकरण हो, जिसका मेडिसिन हो। मतलब जिसका पहले से सूचना मेडिसिन नहीं होती, जिसका टीका नहीं हो, उसमें बस नहीं होता। आपने कभी देखा है कि सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या कोरोना से कम नहीं है, लेकिन कभी किसी चैनल पर पैनल बैठते देखा है कि भाई सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाए, सड़कों में यातायात की व्यवस्था सुधारी जाए, ट्रैफिक का व्यवस्था सुधारी जाए। इस दिल्ली शहर में रोड रेज की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि गाड़ी चलाने किसी को नहीं आता। कभी इस विषय पर आपने किसी चैनल पर पैनल देखा है कि भाई रोड रेज की घटनाओं को कैसे रोका जाए? ट्रैफिक पुलिस को बुलाते, विशेषज्ञों को बुलाते, उन 2-4 लफंगों को बुलाते जो गाड़ी को ऐसे ऐसे नागिन डांस कराते हुए रोड पर चलाते हैं, उन लोगों को बुलाते जो नागिन डांस के चक्कर में मर जाते हैं। कभी नहीं हुआ। 1000 ऐसी बीमारियां हैं जिसका टीका नहीं बना है, तो उस पर चर्चा नहीं होता। चूंकि कोरोना का टीका बना है और हर आदमी बाध्य है उसको टीका लेने के लिए, क्योंकि तभी 100% ठीक होगा वो टीकाकरण के लिए। इसलिए वो रोज रोज आ रहा है, यहाँ टीका खत्म हो गया, वहाँ टीका हो गया, महामारी आ गई, ये टीका 3 दिन के लिए बंद है, ये टीका केंद्र बंद है, ये टीका केंद्र चल रहा है, इस पर आ रहा है खूब। मेरा कहने का मतलब है कि मीडिया आपके भावनाओं के साथ खेल रही है, आपको प्रोडक्ट बना करके बेच रही है, यह आपके बहाने अपना प्रोडक्ट बेच रही है। क्या वो आपकी ज़रूरी मांगों, आपकी आवश्यकताओं को समझ रही है? ये बात हम आपके सामने रख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग इस बात को भली बात समझ रहे होंगे। अलग बात है कि आप कह नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते। अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही है, मीडिया को अपने अंतरात्मा में झांकने की जरूरत है, उनके प्रस्तुतिकरण पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, तो कृपया मेरे को आशीर्वाद दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। दूसरा मांग है कि मीडिया वालों को भी कुछ सोचना चाहिए। अगर कोई विधायक की बेटी भाग जाती है तो उसके बाप को बुला करके ऐसे जलील किया जाता है जैसे वो प्राइमरी स्कूल का अध्यापक अपने होमवर्क ना किए बच्चों को डांटता है। अगर कहीं पर किसी हिंदू ने किसी मुसलमान को मार दिया तो मॉब लिंचिंग का पूरा दिन भर शोर मचाया जाता है। लेकिन भारत के तमिलनाडु राज्य में एक पूरा का पूरा मुस्लिम समुदाय ने वहाँ के मंदिरों में प्रवेश और पूजा पर रोक लगा दिया, कोर्ट तक चले गए, हाई कोर्ट तक। लेकिन किसी मीडिया के किसी भी चैनल पर कहीं कोई पैनल नहीं बैठा। तब समझ में आता है कि भारतीय मीडिया हमारे लिए बनी है कि वो अपने मुनाफे के लिए बनी है। जिस तरह से कई अस्पताल के साथ साथ बूचड़खाना भी बन गए हैं, क्या उसी तरह की मीडिया भी बन गई है? गिद्ध वाली बात। क्योंकि गिद्धों को मुर्दा चाहिए, वो चाहे जवान मोर हो या बूढ़ा, उन्हें मान से मतलब है। जहाँ कोई मुर्दा आकर देखता है शमशान वाला खुश हो जाता है, उसी तरह से अगर कोई ज्वलंत चीज़ दिखती है तो मीडिया खुश हो जाती है कि चलो अब तो कुछ घोंटने को मिला। अगर ये जब तक चलेगा, मैं समझता हूँ कि ये नुकसान है मीडिया का और हमारा भी, क्योंकि हमें भी समाचार के एकमात्र माध्यम मीडिया ही है। और मीडिया का भी कमाने का, अपने आप को फलने फूलने का एकमात्र माध्यम हम हैं। इसलिए हम एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे के काटने वाले ना बने। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार भारतीय मीडिया के इस व्यवहार पर लानत मनात भेजते हुए मैं राकेश कुमार आप सबको सादर पूर्ण करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।